नमस्कार, स्वागत है आपका इस हमारी खास पेशकश में बजट अड्डा में। और बजट आने वाला है और बहुत सारी उम्मीदें देश के लोग, उद्योग, छोटे उद्योग, गृहिणियां सब लगा के बैठते हैं कि इस बार बजट में उनके हाथ क्या लगने वाला है, उनको क्या अच्छी खबर मिलने वाली है, उनकी जेब में कितना पैसा आने वाला है। ये तमाम हर सेगमेंट की अलग अलग तरीके की उम्मीदें होती हैं। कुछ की उम्मीदें रह जाती हैं और कुछ की टूट जाती हैं। तो इसी से हम समझना की कोशिश करते हैं कि बजट में क्या होने वाला है। चुनावी वर्ष भी है तो उसकी वजह से भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये एक साहसिक बजट होगा, संतुलित बजट होगा, चुनावी बजट होगा, किस तरीके का ये बजट होगा और सरकार के खजाने में क्या स्थिति है, बैलेंस शीट कैसी है उनकी, कितना वो कमा रहे हैं, कितना वो खर्च करना चाहते हैं, कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, लेकिन मोटे तौर पे देश के लोग, आम जनता सब देखते हैं कि सरकार उनके लिए इस बजट में क्या करने वाली है। तो इसीलिए हमने इस चर्चा का, इस शो का नाम भी रखा है कि साहसिक बजट है या संतुलित बजट है। और उसमें एक और नीचे जोड़ लीजिए, क्या ये चुनावी बजट भी हो सकता है क्या। तो ऐसे बहुत सारे सवाल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम में पूरी दुनिया गुजर रही है। पश्चिमी देशों में मंदी की चर्चाएँ चल रही हैं, यूरोप की खास तौर पे बहुत ज़्यादा स्थिति ठीक नहीं है, युद्ध अभी भी चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में कच्चे तेल की एक अलग कहानी चल रही है। तो बहुत सारी इन मुश्किलों के बीच में भारत फिर भी एक अच्छी ग्रोथ दिखा पा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। फास्टेस्ट ग्रोथ है, इसमें कोई शक नहीं है। उससे हमें आपके जीवन में क्या असर पड़ने वाला है, इसी को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो विद्वानों का पैनल है वो बहुत ही एमिनेंट है, बहुत ही खास पैनल है। और हमारे साथ हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य जी। देश के कुछ आर्थिक पत्रकार हैं, उनमें से एक है ए.के. सर। बहुत ही लंबा अनुभव है और न जाने कितने बजट सामने से गुजर गए हैं, तो उनके अनुभव से समझेंगे। डी.के. जोशी सर हमारे साथ हैं, क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। नंबर्स को बड़ी बारीकी से और बड़ी बिग पिक्चर को हमारे सामने बड़े आसान तरीके से रखते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इंडस्ट्री क्या सोचती है, उसको क्या चाहिए, पीएलआई में क्या मिले क्या न मिले, इन सब पे चर्चा करेंगे हम एम.एस. उन्नी कृष्णन साहब के साथ, जो कि एक इंडस्ट्री वेटरन है और बहुत लंबे समय तक कैपिटल गुड्स की कंपनी को उन्होंने हेड किया है। साथ ही एक्सपोर्ट सेक्टर जो हमारे लिए एक राइजिंग स्टार के तौर पे है और बहुत सारी उसमें भी उथल पुथल हो रही, तो फीओ के डीजी एंड सीईओ अजय सहाय जी हमारे साथ हैं। और साथ ही जो एक बहुत बड़ा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, एमएसएमई, और बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए हैं कामकाज से, तो चैम्बर ऑफ इंडियन एमएसई के प्रेसिडेंट मुकेश मोहन गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य यही है समझना कि क्या होने वाला है और आम आदमी को उससे क्या हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या मिलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। एक अभी सर आपसे शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने अपने बजट शो का नाम रखा है, साहसिक होगा, संतुलित होगा या चुनावी बजट होगा, कैसा होगा ये बजट सर? देखिए नीरज जी, आप ही के शब्दों में मैं जवाब दूंगा। पहली बात तो ये है कि ये चुनावी बजट नहीं होगा। ये चुनावी बजट नहीं होगा, इसका प्रधान कारण ये है कि मोदी सरकार की जो एक आर्किटेक्चर ऑफ बजट मेकिंग जो है, उसमें उन्होंने ये साफ ऐलान कर दिया है कि चुनावी बजट इंटरिम बजट में पेश किया जाता है, उसके पहले साल के पूर्ण बजट में नहीं पेश किया जाता। अगर आप देखेंगे 2019 के इंटरिम बजट चुनावी बजट था, प्रधानमंत्री किसान योजना का ऐलान किया गया था, इनकम टैक्स रिलीफ जो रिबेट 5 लाख तक का रिबेट दिया गया था। तो जो चुनावी बजट जो होता है मोदी सरकार के अंदर, वो चुनावी बजट इंटरिम बजट में आता है। वो कोई पूर्ण बजट जो 1 फरवरी में आएगा उसमें नहीं आता है। तो पहली बात तो है कि चुनावी बजट मैं इसको नहीं सोचता कि आएगा। दूसरी बात जो है कि ये साहसिक होगा या संतुलित होगा, मैं समझता हूं कि ये बजट संतुलित होगा और संतुलन की और बढ़ेगा। जो संतुलन पिछले 2 सालों में हमने देखा है, मैक्रो इकोनॉमिक जो एक संतुलन की जो आप बात करते हैं, उसी की ओर ये आगे अग्रसर होगा। पर उस अग्रसर होने में बहुत सारी चैलेंजेस होंगी। जो फायदे इस साल सरकार को मिले हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो एक अंडर एस्टिमेशन हुई थी 11% की नॉमिनल ग्रोथ की, और जो 15% में आ गई है, उससे जो फायदा इस साल में मिला है, जिसके कारण अगले साल जो है वो फायदा उनको शायद नहीं मिलेगा।
क्योंकि अगर आप 11% की अगर नॉमिनल ग्रोथ की प्रोजेक्शन करें, तब भी आपको जो 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 फायदा इस साल मिला है वो फायदा नहीं मिलेगा। और एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ जो है कि जो टैक्स कलेक्शन की जो बायोसी रेट है वो इस साल ऑलरेडी गिर चुकी है। तो अगला साल टैक्स कलेक्शन में उसी जी AKB सर, करने की कोशिश रहेगी। जी मैं रिकनेक्ट कराऊंगा सर, आपका ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं तब तक जोशी जी के पास चलता हूँ। जोशी सर, बैलेंस शीट कैसी दिख रही है आपको? कितना बायंसी हो सकती है? और जैसे हम लोग घर का बजट बनाते हैं ना कि कितना कमाया और कितना खर्च करेंगे, तो उसी के आधार पर तय होता है कि हम बोल्ड स्टेप लेंगे या जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देंगे। तो आपको कैसा लग रही है बैलेंस शीट, और कैसा आपको बजट आने की उम्मीद है? देखिए, बैलेंस शीट इस साल के लिए 22-23 के लिए तो ठीक है, क्योंकि जैसा कि अभी AKB साहब भी बता रहे थे कि आपको नॉमिनल GDP ग्रोथ ऊंचा हो गया, तो आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो काफी सुधर गए, उस वजह से आप एक्स्ट्रा खर्चा कर पाए। जब आप अगले साल की तरफ देखते हैं तो कुछ चैलेंजेस खास दिखाई देते हैं। एक तो यह है कि ग्रोथ में धीमापन आएगा, नॉमिनल ग्रोथ रियल ग्रोथ दोनों ही इस साल के मुकाबले कम होंगे, उससे टैक्स कलेक्शन पे फर्क पड़ता है। उसके साथ साथ जो दूसरा चैलेंज है वो ये है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो डेफिसिट को भी नीचे लाना चाहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी कमिट किया है कि वो फिस्कल डेफिसिट को 4.5% 2025-26 तक लाना चाहते हैं। उसका मतलब उस पाथ में चलने के लिए आपको डेफिसिट नीचे लाना पड़ेगा। तीसरी जो दिक्कत बजट में जो चैलेंज है वो ये है कि आप इस स्थिति में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे बढ़ाएंगे? आपका रेवेन्यू नीचे जा रहा है, आपको पास फिस्कल कंस्ट्रेंट है, तो उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा उनके पास, एक ही तरीका रह जाता है, वो है कि एक्सपेंडिचर रिस्ट्रक्चरिंग करें। अगर हम लकी रहे इस साल और ग्लोबल क्रूड प्राइसेस नीचे आ गए, फर्टिलाइजर प्राइसेस नीचे आ गए, कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ गए, तो उससे हमारा एक तो ट्रेड में फर्क बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि सब्सिडी बिल जो सरकार इस साल काटने की कोशिश करेगी वो संभव हो पाएगा। पिछले साल भी सरकार की कोशिश शुरू में यही थी कि वो सब्सिडी काटें और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, पर सारा गणित 1 महीने के अंदर ही बिगड़ गया। और अभी भी सिचुएशन इतनी चैलेंजिंग है, इतनी अनसर्टेनिटीज हैं कि एक तरह से निम्बल अप्रोच रखनी पड़ेगी। अगर आपकी स्थिति बदलती है तो आपको उसी हिसाब से बदलना भी पड़ेगा। तो एक तरह से बहुत ही अनसर्टेन टाइम में आप जो भी बजट बनाएंगे वो उस तरह से प्ले आउट होगा कि नहीं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी जो फोकस है वो बरकरार रहेगा कि नहीं, वो काफी हद तक इस पे निर्भर करेगा कि ग्लोबल सिचुएशन कैसी होती है, किस तरह का सब्सिडी सरकार को देनी पड़ती है। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं, और अभी कई चीजों की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट पे फोकस रखने की आवश्यकता है, थोड़ा वल्नरेबल सेक्शंस को भी प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। तो ये इन सारी चीजों को कैसे उनका संतुलन बनाएगी फाइनेंस मिनिस्टर, ये देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि उनका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट नहीं रहेगा, ये एक संतुलित बजट रहेगा जिसको बहुत ही निम्बल अप्रोच के साथ उनको आगे चलाना पड़ेगा। जोशी सर, क्या फिस्कल डेफिसिट मैनेज कर पाएंगे, कम कर पाएंगे? जो 25-26 के जो 4.5% का टारगेट है वो कैसे अचीव होगा? अभी तो बहुत बढ़ा हुआ है, और सब्सिडी कितना काटेंगे, कहाँ गुंजाइश है? देखिए, जैसा मैंने कहा, एक तो फूड सब्सिडी बिल इस साल थोड़ा कम होगा। उन्होंने फूड सब्सिडी को एक्सटेंड तो किया है, पर वो जो चेंजेस उसमें लाए हैं उस वजह से थोड़ा सेविंग वहां होगी। दूसरा यह है कि आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल कम हो सकता है इस साल, और अगर जैसा मैंने कहा कच्चे तेल और बाकी और कमोडिटीज के दाम नीचे रहते हैं तो उनसे भी मतलब सब्सिडी बिल को काबू करने में मदद मिलेगी। पिछले साल जो सब्सिडी बिल बढ़ा था उसमें मुख्य कारण ग्लोबल एनवायरनमेंट था। इस साल ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा कमजोर रहेगा, तो अगर जियोपॉलिटिक्स इतना ज्यादा खराब नहीं करती है तो आपको वो राहत मिलेगी जो पिछले साल नहीं मिली थी। तो वो उसी उम्मीद पे बजट का गणित भी टिका रहेगा। ओके, AKB सर, आपका सवाल आधा रह गया था। हाथ बंधे हुए हैं तो आगे जाते हुए किस तरीके से ये अपनी मुश्किल हल करेंगे? जैसे मुझे ध्यान है